नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण राज आप सभी को जोश आईएएस पीसीएस के मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पता है कि हम लोग अभी 72nd बीपीएससी यानी 72वीं बीपीएससी के लिए जो है आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है, पता है आपको कि 26 जुलाई को पेपर होने वाला था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से बीपीएससी ने इसको पोस्टपोन कर दिया और अभी तक नई तारीख घोषित नहीं हुई है। यानी कुल मिला के समझा जाए तो जब भी तारीख घोषित हो तो तकरीबन 2 महीने 3 महीने का समय लगेगा। अभी इसी टाइम एक्सटेंड जो हुआ है उस समय का कैसे सही सदुपयोग किया जाए, इसको इसी के लिए तैयारी तो तकरीबन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसीलिए पिछले 10 वर्षों के सभी प्रश्न को मैं शामिल करने जा रहा हूँ। 10 वर्ष कहने का मेरा निहितार्थ ये है कि इसमें बीपीएससी भी रहेगा, यूपीएससी भी रहेगा, यूपीपीसीएस भी रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण स्टेट पीसीएस जो बीपीएससी के लेवल के लाइक क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि बदलते पैटर्न में आपने देखा होगा कि बीपीएससी अपना क्वेश्चन स्टैंडर्ड काफ़ी कर लिया है, ठीक है, जिसको कूट बेस्ड बोलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को मैं पहले से सतर्क हो जाइए आप कि यूपीएससी के भी कई क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हूबहू देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए मैं ये सीरीज का ही नाम दिया है कि डिवीजन से सिलेक्शन तक, यानी कि आप इतने पेपर्स क्वेश्चंस को देख लें कि आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो आपको सोचने में कभी वक्त ना लगे, लॉजिकल गेसिंग लगाना पड़े, एलिमिनेशन टेक्निक लगाना पड़े, 360 डिग्री अप्रोच डेवलप करना पड़े, जितने भी चीज़ करना पड़ेगा प्रोसेस आपको एग्ज़ाम से पूर्व ही कर लीजिए, ठीक है। इसी सिलसिले में ज्योग्राफी पीवाईक्यू का मेरा सेकेंड लेक्चर है। इसका मतलब है कि मेरा पहला लेक्चर ऑलरेडी संपन्न हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा आयोजित 71st यानी 71वीं बीपीएससी के में आए हुए सभी प्रश्न पत्रों को, ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी प्रश्नों को मैंने देखा है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में 70वीं बीपीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको करने वाले हैं, ठीक है। और टारगेट तो पता है कि 120+ टारगेट लेकर के हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके। कुल मिला के देखिए, जोश की बात है, आपके जज्बे उतने मजबूत होने चाहिए कि एग्ज़ाम जैसा भी ले हम उसमें बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस करके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी बात कि जोश आईएएस पीसीएस का टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ साथ हर क्लास का अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। जो क्लास एक भी मिस ना हो आपको, यहाँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का जो है चैनल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के बदले कहीं पर भी आपका नज़र जाए, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी आप देख करके अपना क्लास आपका रेगुलर बेसिस पे चलते रहना चाहिए। इन सब के बावजूद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आईएएस पीसीएस जो है एक और मुहिम चला रही है 1-to-1 मेंटोरशिप का। क्या है? 1-to-1 मेंटोरशिप का, ठीक है। 1-to-1 मेंटोरशिप का मतलब होता है प्री कम मेंस में, जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप होता है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जिसमें वही बच्चे आते हैं जो सिंसियर होते हैं, ठीक है। उसमें गूगल मीट का लिंक दिया जाता है। उस लिंक के माध्यम से आपको मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ने का मौका मिलता है और हम उसमें डायरेक्टली आप क्वेश्चंस करते हैं, उसका जवाब मिलता है आपको, और एक सही रणनीति के तहत आपको एक परफॉर्मा दिया जाता है, एक पैटर्न दिया जाता है, जिसको फॉलो करके आप सही रणनीति के माध्यम से जितना रिवीजन हो, स्टैटिक रिवीजन हो या करंट का रिवीजन हो, आप सही तरीके से प्री और मेंस दोनों का तैयारी करके अपनी फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। इसी को आगे हम बढ़ाते हुए चलिए अपने चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न के अंतर्गत आपको मैंने बता ही दिया है कि आज हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं, यानी साइंस का ऑलरेडी मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी करवा रहे हैं, चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए, आपके पास एक प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में एक टेक्नोपॉलिस है। अब हम इसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए बीच में अवरोध के तौर पे ये मेरा फोटो आ रहा है, इसको हटाते हैं, बाद में हम लोग फिर से आ जाएंगे, ठीक है। आपका काम है क्वेश्चन ध्यान से करना, ठीक है। अब देखिए, टेक्नोपॉलिस है। अब टेक्नोपॉलिस की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ड आपको दिख रहा होगा, टेक्नो। टेक्नो टेक्नो का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी सिटी जो है, अब मान लेते हैं इसको सिटी, टेक्नोलॉजी सिटी यहाँ पर देखिए कि कौन सा है, लंदन, पेरिस, मॉस्को, सिलिकॉन वैली। अब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है सिलिकॉन वैली को, जो अमेरिका यूएसए में पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वैली हो जाएगा। चलते हैं, इसका आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो गया। अब हम आगे चलते हैं।
मैं पुनः बता दूं कि हम वही प्रश्न को करते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आता है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से, सी पोर्ट्स में से कौन से आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है। आर्टिफिशियल, आप एक बात गौर की करना, मान लो ये प्यारा भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत है, अक्सर नदी से प्रायद्वीपीय है तो नदी तीनों तरफ से है। ये मेरा ईस्टर्न हो गया, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर देखना तो ये खास करके जो नेचुरल होता है, नेचुरल, और यहाँ आर्टिफिशियल ज़्यादातर आपको खासकर कॉन्सेंट्रेट मिलेंगे। मेनली जो कॉन्सेंट्रेट होता है ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर आपको ज़्यादातर मिलने वाला है। क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम बंदरगाह। अब यहाँ गौर करो, इस आर्टिफिशियल वाले पे कौन सा है? मुंबई नहीं होगा ये, क्योंकि मुंबई इधर ये इस वाले लोकेशन पे पड़ता है। मान यहाँ हो गया, मान लो कोची, ठीक है। अब मुंबई कोची तो गया, मार्मो गोवा, अब गोवा वाले पार्ट में पड़ता है, आपको पता ही है। तो अब ये ऑलरेडी चला गया, बचा कौन? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि समझने के लिए इसको एक तरीका मान करके आगे बढ़ सकते हैं। जो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो आप इसको समझ लेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे नेचुरल सी पोर्ट ज़्यादा होता है, और क्या कहते हैं, और ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है उस पर आर्टिफिशियल होता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन मैं ज्योग्राफी वाले क्लास में जब लेता हूँ उसमें मैं और बेहतर तरीके से बता दूंगा। चलते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कहता कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने की से किस प्रकार का चट्टान बनती है। अब यहाँ पर लावा की बात हो रही है। अब लावा मान लिया जाए ठंडा होगा या ठोस बनेगा तो क्या बनेगा? कभी कभी आप सोच के देखिए, लावा ऑलरेडी गर्म होता है, हीट होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक बनेगा। क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान बनेगा। इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान बोलते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे आग्नेय चट्टान से रिलेटेड और भी बातें हैं, यहाँ इस चीज़ को समझिए। आग्नेय चट्टान हो गया। अब यहाँ पर जब समझेंगे तो आग्नेय चट्टान की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज के अंतर्गत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आग्नेय चट्टान के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊँ, एग्जांपल्स भी मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे ना, तो ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट हो गया, इसका एग्जांपल्स कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ समझिए कि इस एग्जांपल्स में ये जो क्रिस्टल भी प्रॉपर्टीज का होता है, ये प्रॉपर्टीज कह सकते हैं इसको। प्रॉपर्टी क्या है? क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी का आग्नेय चट्टान होता है। अब यहाँ पर रूपांतरित का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फिक होता है। अब रूपांतरित मेटामॉर्फिक में जो होता है, अब मेटामॉर्फिक को समझिए, इसका एग्जांपल कुछ बात करेंगे ना, ये क्योंकि ये जो आग्नेय चट्टान होता है, और आग्नेय चट्टान हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, या सेडिमेंट्री रॉक हो गया, अवसादी हो गया, ये दोनों का जो दाब, प्रेशर, टेम्परेचर के बेसिस पर जो बनता है वो रूपांतरित होता है। रूपांतरित का एग्जाम्पल ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ए होगा। अब हम आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चीन, मंगोलिया, जापान। क्या है? आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो बताइएगा। चीन, मंगोलिया, जापान में निम्नलिखित में से मानव प्रजातियों के में कौन से निवासरत है? अब चीन, मंगोलिया, जापान है। अब चीन, मंगोलिया, जापान की अगर बात करेंगे, सबसे पहला देखिए गौर से, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहता होगा, ये देश का नाम है नहीं। मंगोलिया यहाँ पे है, यहाँ मंगोल है, मंगोलाइड है। यानी डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर फ्री में मिल गया आपको। ये आंसर क्या है? क्वेश्चन, ये जो मार्क्स है, एक मार्क्स फ्री का मार्क्स है। मंगोलिया मार दिया आंसर। अब हम आते हैं बात कि और भी हम देखते हैं निग्रो कहाँ पे है? निग्रो आपका अफ्रीका, खास करके जो दक्षिण अफ्रीका वाला पार्ट होता है, अफ्रीका प्रायद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में, जो खासकर सहारा मरुस्थल है ना, सहारा डेजर्ट के साउथ में, ठीक है। कुल मिला के सूडान कह सकते हैं इसको, या मध्य अफ्रीका, ठीक है, मध्य अफ्रीका। अब नॉर्डिक की बात करेंगे तो नॉर्डिक कहाँ रहेगा? नॉर्डिक कंट्री में रहेगा। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन सा देश आता है आपको पता है? नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आता है तो भी कमेंट कीजिए। जैसे मान लो आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया,
स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। ठीक है, इतनी कंट्री नॉर्डिक में आता है और ये नॉर्डिक कंट्री में नॉर्डिक मिलेगा प्रजाति। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका हो गया क्या, आपने देख लिया इसका फाइनल आंसर मंगोलाइड है, बाकी आपने ऑप्शन पे भी बात कर लिया। अब 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये देखिए क्वेश्चंस, ये कंप्लीट क्वेश्चन आप देखना चाहेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। कतर निम्नलिखित में से भारत की पर्वत श्रेणियाँ है, इसका पूरब से पश्चिम में लगाना है। कहाँ से लगाना है? पूरब से, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आना है। ठीक है, यानी ईस्ट टू वेस्ट की ओर चलना है आपको। अब यहाँ देखिए गौर से, मान लिया जाए ये आपका पूरा प्यारा भारत है। ठीक है, समझने के तौर के बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ये गारो पहाड़ी है, गारो खासी जयंती आप जानते होंगे, मेघालय में है। मेघालय में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और कामेट भी उत्तराखंड में है। समझिए, पॉइंट को समझ जाएंगे तो हो जाएगा। और केटू लद्दाख में पड़ता है। अब आपको एक बात समझना है पड़ेगा कि मेघालय का कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपको देश का मिलेगा, ये पार्ट है। तो जहाँ एक से स्टार्ट होगा, अब ये उत्तराखंड कहाँ पे है? तो उत्तराखंड यहाँ पे है। लद्दाख कहाँ पे? लद्दाख यहाँ पे है। अब समझिए, अगर ईस्ट टू वेस्ट कहता है तो ईस्ट टू वेस्ट में पहले आएगा एक नंबर वाला। ठीक है, ई आएगा 2 3, ई आएगा 4। अब सीक्वेंस लगा दीजिए, जहाँ जहाँ देखिए एक से स्टार्ट होने वाला है तो ये नहीं, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से, ये 2 से, 1 से। फाइनल आंसर आ गया। पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा उत्तराखंड वाले पार्ट को और डिटेल कर दीजिए मुझे। मैं बता रहा हूँ, ये चमोली में पड़ता है। ठीक है, चमोली ज़िला है। जानते हैं कि जो नेपाल से सटा हुआ ज़िला में 3 ज़िले आते हैं, 3 ज़िले में चमोली भी आता है। चमोली, ठीक है, एक चमोली है, एक उत्तरकाशी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसी में से कुछ नॉर्थ टू साउथ होगा, इतना इन डेप्थ जाकर करना नहीं है। आपका आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपके पास। आप कहते हैं यहाँ पर वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, यहाँ पर रेशमी वस्त्र, सोना, रेल डिब्बा कारखाना, पुष्प उत्पादन। अब आपको यहाँ सोचना है कि कहाँ पर क्या है। सबसे पहला जो इजी है आपके लिए वो बनाइए। इजी में आपने जो PYQ में आया हुआ है, मैं उसी से लेकर स्टार्ट करूँगा, भागलपुर से। भागलपुर जानते हैं कि रेशमी वस्त्र उत्पादन के सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है भागलपुर। B का 2 कहाँ कहाँ है? एक ही जगह है B का 2, यानी आंसर आ गया आपका 29 का जो आंसर है। सॉरी, मैं गलती लगाते हैं, B का 2 कहाँ, B का 1 होगा ना। देखो यही होता है मिस्टेक, इसी को कहा जाता है। सॉरी, ये तो मैं सही लगाया था, ये मेरा तो सही लगा है। B का 1 कहाँ पे है? B का 1 यहाँ पे है। एक से अगर सिर्फ ये पता हो कि भागलपुर का जो सेंटर है किस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, तो रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है, तो आपका आंसर आ गया, यानी 29 का सही। यानी कुल मिला करके इसका बाद में आप मिला लीजिए कि वैशाली का A का 4 होगा, वैशाली में पुष्प उत्पादन के लिए जाना जाता है। C का 2 है, यानी जमुई हो गया सोना के लिए, आपको ये भी पता है। ये भी PYQ, ई क्वेश्चन मैं मानता हूँ PYQ बेस्ट है। और मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना है, ये बात तो आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। 29 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। ये तो एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई है? ये तो सीधी सी बात है भाई साहब, आता है तो ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, नहीं आता है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। इसका आंसर 1982 है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। अब आगे चलते 39 नंबर क्वेश्चन। ये 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो खैर PYQ है, इसको तो मैं PYQ कहता हूँ, आपको पता भी होगा। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के कहाँ पे है? तो जानते हैं पटना में है। इसको तो सोचना ही है क्योंकि PYQ है क्वेश्चन। PYQ गलती नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार PYQ जो मैं करवा रहा हूँ, जो ISP से जो करवा रही है, ईयर वाइज भी करवा रही है और सब्जेक्ट वाइज भी करवा रही है। यानी मैं आपको बता दूँ आपकी सुविधा के लिए कि ईयर वाइज का मतलब ये होता है कि बिहार में जैसे
70वीं है, 71वीं है, 72वीं है, या 69th है, 68, इस तरीके से ऐसे भी करवा रहा हूँ PYQ, और सब्जेक्ट वाइज भी करवा रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी। तो आपको जैसा सुविधा लगे वैसा कर लो, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 39 नंबर हो गया। 53 कर देखिए। अब 53 नंबर क्वेश्चन पे मैं आपको ले चलता हूँ। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास, माइग्रेंट का निम्नलिखित में से क्या कारण है। ये सिंपल बहुत क्वेश्चन है, लॉजिकल है, समझने वाली बात है, समझ जाएंगे, बना लेंगे। शहरों में अधिक श्रम की मांग है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शहर इसीलिए बना है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लेबर की डिमांड होती है, इसीलिए लोग प्लान करते हैं। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रामीण गांव इसीलिए है कि वहाँ पर विकास का वो व्यवस्था अवेलेबल नहीं होता है जो शहर में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, तो बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार क्या है, सिर्फ एक अपना कृषि है, कृषि के सिवाय रोजगार कुछ है ही नहीं वैसा कोई खास। तो ये उपर्युक्त विषय सभी के कारण जो है इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, प्रवास का कारण। अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला जोजिला सुरंग का के बारे में जानने के लिए सबसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर कॉमनली देखिए कि क्या कर सकते हैं आप, कुछ कॉमन समझ में आ रहा है आपको। कॉमन में बता रहा हूँ, ये मनाली हो गया, 2 मनाली, दो श्रीनगर, जम्मू 2, लेह और लाहौल स्पीति। तो मेरा मानना है कि अगर आपको जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए। अब देखो यहाँ मनाली है, तो अगर मान लो 2 मनाली के बेस पर लेते हैं तो भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बात तो समझ सकते हैं ना कि जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है, लद्दाख के आसपास, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन लाहौल स्पीति पता है कहाँ पे है? लाहौल स्पीति हिमाचल का पार्ट है, हिमाचल प्रदेश में है। तो मेरे अनुसार अगर आपको हटाना चाहिए तो ये हटा दो। अगर नहीं आता है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले नहीं आता है तो, ठीक है। कुल्लू मनाली कहाँ पे है? मनाली भी आपको कहाँ पड़ता है? मनाली कहाँ है भाई साहब बताओ? मनाली, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और बताओ, इसका मतलब ये और ये गया, ए और बी गया आपका। अब आता श्रीनगर, बिल्कुल चलेंगे हम तुम्हारे साथ। लेह और जम्मू, श्रीनगर ऊपर में है याद रखना, और जम्मू नीचे में है याद रखना। तो अगर मान लिया जाए, इसका मैं सेंटर पॉइंट बनाऊं, मान लिया जाए कि ये जम्मू है, J4 जम्मू, ये मान लो श्रीनगर है, और लेह की बात करोगे, ये मान लो कि श्रीनगर हो गया, ये कारगिल हो गया, और ये लेह हो गया, ठीक है। अब सोचो आपके पास दिया क्या है, आपके पास दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, मतलब जम्मू से श्रीनगर का ऑप्शन नंबर ये दिया है। एक दिया है जो ये पार्ट श्रीनगर से कारगिल नहीं है, यानी श्रीनगर से ले है। लेकिन अगर किसी को आना होगा तो एक यहाँ से चल के और एक यहाँ से तो आ सकता है ना, डायरेक्ट अगर रास्ता नहीं भी है तो सोचो थोड़ा सा। यानी कुल मिलाकर के अगर जाने की बात करोगे, जो जिला से मुझे नहीं मालूम, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। सो ये जो होगा इसमें यही, यानी 50-50 समझो ना, हो गया आपका। यानी 50-50 तो आपने कर लिया ना, 50-50 कर लिया ना, ये दोनों तो कट गया आपका। इस भाई साहब को जो जोजिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जाएगा, इसको बोलते बनिहाल। क्या बोलते हैं इसको? इस वाले को बोलते हैं बनिहाल। समझिए इस चीज को, जब समझ जाएंगे तो फिर बनिहाल बोलते हैं, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ना, बनिहाल वाला हो गया। बचा एक श्रीनगर से। आप कहेंगे सर श्रीनगर से ले तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर C होगा, ठीक है, फाइनल आंसर। अब मैं बता रहा हूँ इसका होना और क्या है बात है। श्रीनगर से अगर कारगिल जाना है तो जोजिला पकड़ो, जो लिखा हुआ आपका क्वेश्चन में था जोजिला। और ये जो देख रहे हो कारगिल से लेकर के लेह के बीच में जाओगे, इसका हो गया क्या? फोटूला, ठीक है, बात समझ में आ गई, इसीलिए इसका आंसर ये लिया। अब मैं और बता रहा हूँ कि इसको क्या करोगे। मनाली से लाहौल स्पीति घाटी जाना है तो इसी का उत्तर रोहतांग दर्रा है।
मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मनाली और जम्मू के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल हो गया होगा। इसका फाइनल आंसर सी होगा। अब 58 के बाद 61 पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या कहता है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन से अन्य से अलग है। मैंने कुछ तो होगा और खोजो। रिवर का ऑड होने का मतलब होता है कि या तो रिवर सिस्टम का पार्ट होना चाहिए या तो होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ, जो खासकर कहाँ पर, मोहाना के बेसिस पे। तुंगभद्रा नदी, अब तुंगभद्रा जानते हो कि तुंगभद्रा जो होती है खास करके इसका जो मोहाना है भैया बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी पड़ती है। बंगाल की खाड़ी होगी यानी आपको इसका ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। नर्मदा तो जानते हो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है, कैम्बे की खाड़ी में, तो खंभात हो गया, खंभात की खाड़ी। अब खंभात हो गया तो इसका अरब सागर वाला पार्ट हो गया, तो ये वेस्ट हो गया। पेनगंगा भी आपको ईस्ट वाला पार्ट ही है, महानदी भी ईस्ट का ही है। अब एक और इसमें क्या देख रहे हो, ये भी देखो, गौर करो, ईस्ट 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 और यही है वेस्ट। मारो आंसर बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 61 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन। क्या चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। खनिज की ब्राज़ील के बारे में बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर मैं बताऊँ, डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर लॉयस का है। ठीक है, अब कहोगे सर डायरेक्ट इसमें कुछ नॉलेज नहीं लगेगा क्या। देखो होता क्या है ना, एग्जैक्टली अपने देश के बारे में तो लोगों को जानकारी होती नहीं है उतना ज़्यादा। अब यहाँ ब्राज़ील के एक इंडिविजुअल प्रांत के बारे में पूछ रहा है, स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि वहाँ पर क्या कौन सा ऐसा खनिज है जो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इतना ज़्यादा संभव नहीं है कि हर दुनिया के हर कंट्री के बारे में जानकारी लेके जाओ कि वहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, समझे। इसीलिए कुछ कोई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ब्राज़ील और अफ्रीका का जो कोस्टल ये कोटे दी आइवरी वाला जो लैंड है, ठीक है, गैबोन के पार्ट वाला, वो उसमें क्या सिमिलरिटी है। तो ये बात सबको पता है कि वहाँ पर दोनों में खासकर गोल्ड कोस्ट के बारे टूट के बना हुआ है अटलांटिक महासागर, तो इसी कारण से दोनों जगह सोना पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो चलो ये चलने लायक है। लेकिन यहाँ गैरेस पर मीनास गैरेस कहाँ पे है किसको पता। चलो खैर कोई बात नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। ये होगा 68। 70 नंबर क्वेश्चन। चलो अब बाकी जो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब निम्नलिखित में से किसकी कक्षा जो है अत्यधिक लंबी अंडाकार है, इलिप्टिकल है। कहने का मतलब क्या, इलिप्टिकल है। अब यहाँ देखो स्टार तो इलिप्टिकल वे में होता नहीं है खास, ये हटा दो। उल्का पिंड क्या होता है, एक आग का गोला होता है। आग का गोला गोला हम लोग समझते गोला तो वृत्त होता है, ये दोनों हटा दो, उल्का। ठीक है, बचा आपका क्या, कॉमेट। इसका आंसर कॉमेट मारो। कॉमेट एक इलिप्टिकल होता है, लंबा सा, एक प्रकार का आपको भी वो उल्का पिंड ही दिखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो है स्ट्रक्चर वो तो लंबी अंडाकार है ना, इसीलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 74 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब 74 नंबर क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित शहरों में से कौन सी सीन नदी के किनारे स्थित है। ये जो लुसेंट टाइप के बुक्स है ना, वन लाइनर वाला, वन डे एग्जाम्पल है, उसमें आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा सीन नदी के बारे में। सीन नदी कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस में है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस। ये जो है आपको उसके किनारे है। अब कहेंगे सर बेलग्रेड, लिस्बन, बुडापेस्ट, अगर कल के दिन में कोई भी और कंट्री का नाम दे दे, कोई भी और क्या कहते हैं शहर का नाम दे दे फेमस, चलो मैं बता देता हूँ। ये बेलग्रेड है। क्या है, ये बेलग्रेड है। अब जब बेलग्रेड के बारे में जानेंगे ना, तो ये आपको डेन्यूब नदी के किनारे है, डेन्यूब एंड सावा रिवर के किनारे है। ठीक है, लिस्बन की बात करेंगे तो टैगस नदी के, टोगस या टैगस बोलते हैं, टैगस रिवर का बुडापेस्ट हो गया तो डेन्यूब हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बस बात खत्म, इससे ज़्यादा जानकारी की जरूरत है नहीं। 74 का 82। अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। अब लो 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है। यानी कि कौन सा ऐसा 4 रिवर है इसमें से जो बिहार में भी कुछ पार्ट को बहती है पानी। अब महानदी के बारे में जानते हो, महानदी कहाँ पे है, ओडिशा,
छत्तीसगढ़, ये भाई साहब तो होगा नहीं। यमुना उत्तर प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, नर्मदा इसके बारे में भी पता है, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए चली जाती है, खंबे की खाड़ी में गिर जाती है। तो बचा कौन? घाघरा। घाघरा को ही सरयू नदी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पता ही है, गंडक से पहले घाघरा ही मिलती है आकर के। चलो आगे चलते हैं। 82 ये भी समझ में आ गया होगा आपको। 82 के बाद चलते हैं कहाँ पर? 95 नंबर क्वेश्चन पे। फाइव नंबर क्वेश्चन पे 95 कहते भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? कोयला कहाँ मिलता है भारत में? गोंडवाना लैंड में। कहाँ मिलता है? गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना का मतलब ही होता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब जगह, क्योंकि ऑलरेडी भारत जो है गोंडवाना का ही पार्ट है। ठीक है, इसीलिए सभी उपयुक्त जगह पे मिलेगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या है। भारत के बिहार में विष्णुपद मंदिर। अब देखो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है तो करंट से, बट मैंने सिर्फ इसीलिए लिया कि आपको पता होना चाहिए कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, तो गया में है। इसमें कोई खास बात नहीं है, विष्णुपद मंदिर के बारे में जानकारी है, होनी चाहिए, गया में है विष्णुपद मंदिर। ठीक है, अब चलते हैं 99 के बाद 102। 102 में देखो, ये भी मैं इसी के कारण से लिया क्योंकि इसमें बहुत है नहीं। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना। शायद पटना है तो पटना होगा, सोचना ही नहीं था। कहाँ दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है तो पटना है, हो गया इसमें। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, इसको भी इसी कारण से लिया मैंने। बिहुला, मुझे याद है मेरे दादाजी सुनाया करते, सती बिहुला का जो एक नाच होता था पहले, ठीक है, वो नाच के बारे में सुनाया करते थे। तो बिहुला से मुझे इसीलिए याद है कि सती बिहुला यानी एक लोक नाट्य है। तो ये लोक नाट्य के कारण जो है यहाँ से ये भागलपुर के क्षेत्र में आपको, अंग प्रदेश तो खैर मुंगेर भी है, लेकिन भागलपुर क्षेत्र वाले में जो है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार में मनाया जाता है। इसका आंसर भागलपुर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 128। ठीक है, अब देखो 128 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये आ गया फिर से, जायद फसल के बारे में। आपको याद होगा कि यही जायद फसल 71 बीपीएससी में भी आया हुआ था। यही नहीं, लेकिन जायद फसल एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, उसमें भी एक चना ऑप्शन था। चना को हम लोगों ने क्या माना था? रबी। ठीक है, तो ये तो आपका गया। जायद फसल पूछ रहा है। चारा को भी आप इसी के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, कपास क्या है? खरीफ। अब बचा क्या? अब बचा आपका, सॉरी मैं गलती बता दिया, क्योंकि चना हो गया इधर, जायद फसल ना, जायद फसल देखो, ये जो सरसों है, सरसों भी आपको इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठंडी महीना का पार्ट है, वो होता है, आपको पता ही होगा। ये चारा ही जो है यहाँ पर जायद फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 130। भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? भारत, चीन, इंग्लैंड, याद रखना, भारत, चीन, इंग्लैंड के त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार। ये वर्तमान दौर में नहीं पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछने का पीछे का रीजन था कि एंशिएंट इरा या मिडावल इरा में क्या रहा होगा ऐसा कि तीनों के बीच में एक रिलेशन बना हुआ था, मुख्य आर्थिक आधार। रेशम तो है नहीं ऐसा। ठीक है, रेशम तो ऐसा है नहीं। काली मिर्च का संबंध चीन से नहीं है, फिर हमारा और इंग्लैंड का था। एक ही रीजन था, अफीम, जिसके बीच में एक मुख्य व्यापारिक आधार बना हुआ था। चलिए आगे चलते 130 के बाद चलते कहाँ? 140 नंबर क्वेश्चन। 140 देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पीवाईक्यू में, बीपीएससी वाले में। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? सबसे पहले जानिए कि एंडीज पर्वत क्या है। ये आपको एंडीज पर दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की जो दक्षिणी कोस्ट है, क्या दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी कोस्ट, सॉरी पश्चिमी जो कोस्ट है उस पर। अब देखिए भारत तो है नहीं, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। अब यहाँ पर उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, आंसर यहीं से होना चाहिए। ठीक है,
इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आंसर ऑप्शन बना कैसे रहा ये लोग। ठीक है, जब ऑप्शन बनाने का तरीका सीख जाएंगे ना तो आप फिर मार देंगे। तो इसका मैंने बता ही दिया दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका इसका आंसर है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। 140 हो गया। 146, अब आगे चलते 146 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैं भी जाऊँगा फिर से, एक ऐसा हो गया है। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले। अब पशु मेला नाम आते ही आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये सोनपुर मेले के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। तो पशु मेला सोनपुर। अब एक बात और समझिए, इसका तो आंसर आपको पता चल गया। गंगा और गंडक जो है ना भैया, मिलने वाली जगह जो है, एक तो सोनपुर है और दूसरा हाजीपुर है। ठीक है, अगर हाजीपुर आता तो भी सही हो रहता, सोनपुर है तो सोनपुर। मेला के बारे में पूछा तो मेला के बारे में वही होगा। ठीक है, वैसे भी कटिहार जानते हैं, पूर्णिया जानते हैं, तो होगा ही नहीं। 146 के बाद 148। अब 148 देखिए, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण कैसे होगा। वायु प्लास्टिक का निपटान करने से, डिकम्पोज करने से। जीवाश्म ईंधन का जलन, हाँ, वनों की कटाई। अब सबसे व्यापक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ देखिए कि कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग सब चीज़ से हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन देख रहा है, यहाँ पर ई रहता एक से अधिक वाला तो मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन है, इसीलिए इसका जीवाश्म ईंधन का जलाने से वायु प्रदूषण डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कमीशन ने क्या लिया, बी लिया। अब चलते 149 नंबर क्वेश्चन। मुंगेर पहाड़ी के बारे में है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो अभी जस्ट मैंने अंग के बारे में बात किया, अंग महाजनपद जो है भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में फैला हुआ था, इसीलिए अंग यहाँ पर मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। अब देखिए, उत्तर बिहार, आपको पता है कि दक्षिण बिहार, मुंगेर दक्षिण भारत में बिहार में पड़ता है। उत्तर बिहार तो ऑलरेडी कट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग और दक्षिण बिहार का मैदान। अब यहाँ सोमेश्वर जानते हैं, सोमेश्वर कहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में ये भी कैंसिल हो गया, उत्तर बिहार का पार्ट है। इन्हीं दोनों बी और सी क्या आ गया, कैंसिल हो गया। दक्षिण बिहार बचा। एक पहाड़ी है और एक मैदानी है। पहले बात मैदानी तो है नहीं, मैदानी तो जब भी होगा तो दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार में होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग। इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने ज्योग्राफी के सारे तमाम क्वेश्चंस का, 70 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश किया। जो 70 का जो क्वेश्चंस था उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया, जिसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता आपको परेशानी होगी किसी भी प्रश्न में। अगर परेशानी फिर भी है आप कमेंट कीजिए, उसका समाधान आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक सूचना जो दिया था शुरुआत में, मैं पुनः दे देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा आपको ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे, अपने साथी को भी भेज देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग ग्रुप जो गूगल मीट का जो लिंक देंगे उसके माध्यम से हम लोग और भी डिस्कशन कर सकते हैं कि सर आपने जो बताया था थोड़ा सा प्लीज़ एलबरेट कर देंगे उसको, तो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, अगले क्लास में। और बस जोश बना के रखिए, जोश IAS PCS के साथ आप जुड़े रहिए, आपका जोश सदैव बना रहेगा। कहीं से कोई परेशानी की बात नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास में तैयारी करते रहिए। हाँ, लेकिन एक बात और, कभी कोई भी स्टूडेंट अपनी तैयारी को बीच में ब्रेक नहीं करना है। एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर एंजॉय करने लग जाएंगे तो कई हजार छात्र इस बीच में तैयारी करके अपना स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वो चीज़ यहीं से पढ़ करके स्ट्रॉन्ग कर लेगा और आप फिर पीछे हो जाएंगे, फिर कांटे की टक्कर वाली बात आ जाएगी। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।